ओके, अब हम बात करने वाले हैं कारो 2020 के बारे में। कारो मीन्स कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, जो हम लोगों को लगानी पड़ती है जब हम रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं तो ठीक है। ऐसे 700 में भी बोला है ना कि अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कुछ लगे तो कंपनीज एक्ट में भी बोला हुआ है, तो उस हिसाब से हमें रिपोर्ट देनी रहती है। ठीक है, किसको देनी है? तो सारी कंपनीज को देनी रहती है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। अगर आपकी कंपनी फॉरेन कंपनी है तो भी आपको देनी रहेगी। ठीक है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उनको भी देनी रहेगी, सबको देनी रहेगी। कुछ तो एक्सेप्ट इधर आई बी कॉप्स करके एक अपने एक्सेप्शन बना के रखा है। क्या आई मतलब आई से हमारा हो गया इंश्योरेंस कंपनी, बी मतलब बैंकिंग कंपनी, सी मतलब कंपनी जो सेक्शन 8 के अंदर आती है वो, ओ मतलब 1% कंपनी, पी मतलब प्राइवेट कंपनी, एस मतलब स्मॉल कंपनी। ठीक है। क्या सारी प्राइवेट कंपनी बाहर हैं और सारी प्राइवेट कंपनी बाहर रहेंगी क्या? नहीं। और स्मॉल कंपनी मतलब क्या? स्मॉल कंपनी तो सबसे पहले स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है। ठीक है, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक है और जिनका टर्नओवर 40 करोड़ तक है, तो उनको अपने क्या बोलेंगे? उनको अपने बोलेंगे स्मॉल कंपनी। ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल आपको बैलेंस शीट के हिसाब से देखना है और टर्नओवर आपको इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है। ठीक है। और हमारी स्मॉल कंपनी में और कौन नहीं आता? तो स्मॉल कंपनी में अगर कोई कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी है तो वो नहीं आएगी। ठीक है। सेक्शन 8 वाली कंपनी नहीं आएगी। और अगर कोई स्पेशल एक्ट के द्वारा कोई गवर्न करी गई है कंपनी तो वो भी अपने नहीं आती है। तो ये सारे हमारी स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन से बाहर हो गए। ठीक है। प्राइवेट कंपनी में क्या सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाहर है? तो नहीं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में भी हमारा दिया हुआ है कि भाई कौन सी होगी। तो दैट इज़ जो सबसे पहले तो बोला हुआ है नॉट बीइंग अ सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी नहीं है, सबसे पहले तो वो देखना है। उसके बाद आपको 3 कंडीशन एडिशनली देखनी है, दैट इज़ टॉप में क्या आता है? फर्स्ट टर्नओवर, ओ से टी से टर्नओवर, ओ से बोरोइंग आउटस्टैंडिंग बोरोइंग एंड पी से हमारा पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है। टर्नओवर कितना होना चाहिए? टर्नओवर करंट ईयर का 10 करोड़ तक होना चाहिए। बोरोइंग कितनी होनी चाहिए? तो 1 करोड़ की होनी चाहिए। और पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो 1 करोड़। ठीक है। तो टर्नओवर के लिए 10 का लिमिट है, बाकी सबके लिए एक, बाकी दोनों के लिए एक का लिमिट है। ठीक है। टर्नओवर कब का देखना है? करंट ईयर का देखना है। बोरोइंग कब की देखनी है? एनी टाइम, अगर आपका पूरे साल में कभी भी अगर 1 करोड़ क्रॉस हुआ तो आपके लिए लग जाएगा। और पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सर्विस अगर आपका 1 करोड़ के ऊपर क्रॉस हुआ तो आपका लग जाएगा। ठीक है। तो ये सारी कुछ कंडीशंस हैं। अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करो तो आप एग्जाम्प्ट हो कारो की रिपोर्ट देने के लिए, अदरवाइज़ आपको कारो का रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा कोई अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला जाए तो ये जो है ना कारो, ये सब पे लगता है, इंक्लूडिंग ब्रांचेस पे भी लगता है। पर हाँ, अगर आप क्या दे रहे हो, आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो तो नहीं लगेगा। उसमें सिर्फ आपको एक पॉइंट का रिपोर्टिंग करना रहता है, दैट इज सबसे लास्ट वाला पॉइंट, 21 वाला पॉइंट। ठीक है। तो 21 वाला क्लॉज खाली आपको वो रिपोर्ट करना है, अदर देन दैट आपको कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद नॉर्मल थोड़ा बहुत है कि भाई अपने रेवेन्यू में जो अदर इनकम है वो भी आ जाती है, रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व एंड सरप्लस आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बोला हुआ है? इसके बाद ये जो पूरा पॉइंट है इसमें अपना लगता है पैरा 3। ठीक है। इसमें अलग अलग क्लॉजेस बोले हुए हैं, टोटल 21 क्लॉजेस है। सबसे फर्स्ट क्लॉज है दैट इज़ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपी के बारे में बात करता है। ठीक है। पूरा क्लॉज जो है ना वो अपने 5 पार्ट में डिवाइडेड है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? क्या आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल असेट्स से रिलेटेड आप अपने यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हो या नहीं करते हो, उसका क्वांटिटेटिव डिटेल्स रखते हो या नहीं रखते हो, और वो किस सिचुएशन में रखते हो। सबसे पहले क्या है? ये है। तो फर्स्ट पॉइंट पीपी के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स, उसका क्वांटिटेटिव डिटेल और उसका सिचुएशन। ठीक है। एज पीपी के लिए भी देखना है और सेकंड फिर इंटेंजिबल असेट्स के लिए भी देखना है। दैट इज़ ए फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि क्या मैनेजमेंट ने उन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को फिजिकली वेरीफाई किया है या नहीं किया है और रीजनेबल इंटरवल पे, और क्या अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आई, कुछ डिफरेंसेस आए तो उसको कैसे डील किया गया। तो सेकंड पॉइंट क्या है? ये। अच्छा, यहाँ पे जो रीजनेबल इंटरवल बोला हुआ है वो क्या हो जाएगा? 3 ईयर्स हो ही जाने चाहिए। दैट इज सेकंड पॉइंट। क्लॉज नंबर 1 के ही पॉइंट चलना है। ठीक है। क्लॉज नंबर 1 का ए पॉइंट, क्लॉज नंबर 1 का बी पॉइंट। अब क्लॉज नंबर 1 का सी पॉइंट क्या बात करता है? टाइटल डीड के बारे में। क्या सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन लेसी लेसर वाले, ठीक है, आपने क्या करके रखे? आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करके रखे या नहीं रखे? वो अगर नहीं रखे हैं तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा प्रॉपर्टी है,
ठीक है, और रीज़न भी बताओ कि भाई आपके नाम पे फिर वो क्यों नहीं है। तो ये चीज़ें आपको क्या है फिर बतानी रहेगी। फर्स्ट पॉइंट हो गया था कि पहला पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट का ए क्लॉज हो गया था कि रिकॉर्ड मेंटेन है कि नहीं। सेकंड है कि भाई आपने रीज़नेबल इंटरवल पे उनका वेरिफिकेशन किया है या नहीं। देन थर्ड हो गया अपना अपने नाम पर है या नहीं। फोर्थ पॉइंट क्या बात करता है, रीवैल्यूएशन के बारे में कि कंपनी जो है क्या प्रॉपर्टी एंड प्लांट पीपी को रीवैल्यू करती है क्या नहीं करती है। अगर क्योंकि इसमें राइट ऑफ यूज़ वाली असेट भी आ जाएगी जो इंडेक्स 116 के हिसाब से लगता है। अगर करती है तो आपको क्या करना है, आपको मेंशन करना है खाली पीपी कवर नहीं है यहाँ पे, इंटेंजिबल असेट्स भी कवर है, इनफैक्ट राइट ऑफ यूज़ वाली असेट भी कवर है। अगर करती है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बतानी है कि जो वैल्यूएशन हुआ है क्या वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा हुआ है या नहीं हुआ है। आपको अमाउंट बताना है कि कितना चेंजेस हुए हैं। अगर जो चेंजेस है वो 10% से ज़्यादा है, 10% ऑफ वॉट, 10% ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू। नेट कैरिंग वैल्यू मतलब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, दैट इज़ नेट अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट तभी डिस्क्लोज करने जाना है अगर 10% से ज़्यादा डिफरेंसेस आए थे, 10% से ज़्यादा रिवैल्यूएशन हुआ था तो। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है बेनामी प्रॉपर्टी का। क्या कोई प्रोसीडिंग चल रही है क्या, या फिर कोई पेंडिंग है क्या अगेंस्ट हमारी कंपनी की फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी। ठीक है, और अगर है तो क्या कंपनी ने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो ये बात करता है हमारा किसके बारे में, दैट इज़ क्लॉज नंबर 1। इसमें 5 पॉइंट है। फर्स्ट आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। सेकेंड आपका प्रॉपर्ली क्या फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रॉपर्ली क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं। देन टाइटल डीड, देन रिवैल्यूएशन एंड देन बेनामी वाला। ठीक है, फर्स्ट पीपी, सेकंड इन्वेंट्री। देखो हर जगह पे 2 से अपना क्या आता है, सेकंड से अपना इन्वेंट्री आता है, तो उससे आप याद रख सकते हो। इंडेस 2, AS 2 सब इन्वेंट्री की बात करता है तो उस हिसाब से। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है कि क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है इन्वेंट्री का मैनेजमेंट के द्वारा रीजनेबल इंटरवल पे, और इधर फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या आपको 10% से ज़्यादा डिफरेंसेस मिला है पर क्लासेस के हिसाब से आपको देखना है, और अगर मिला है तो क्या आपने प्रॉपर्ली डील किया है या नहीं किया है। तो ये चीज़ें आपको बताने जानी है। क्या एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी क्या ऐसा हुआ है क्या कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कंपनी है उसने सेंक्शन कराया है वर्किंग कैपिटल का लिमिट। ठीक है, जैसे ओडी हुआ, कैश क्रेडिट का लिमिट हुआ, वो सब एक्सेस ऑफ 5 करोड़ का। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी उन्होंने देख के रखी हो करंट असेट्स की। अगर ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि जो क्वार्टरली रिटर्न फिर कंपनी फाइल करेगी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वो बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनका डिटेल्स देने जाओ। तो इन सिंपल क्या बोल रहा है, आपने कोई लिमिट्स सेट करा 5 करोड़ से ऊपर, उसके बदले में सिक्योरिटी दी आपने अपने करेंट असेट्स को, तो आपको क्या करना रहता है फिर हर क्वार्टर आपको बताना रहेगा इतना स्टॉक है, इतना स्टॉक है, इतना स्टॉक है, तो क्या वो मैच कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ या नहीं कर रहा है, जो स्टेटमेंट आपने दिया है वो। तो 2 ही पॉइंट है, एक है अपना रीजनेबल इंटरवल पे जाके चेक करना, डिफरेंसेस आए हैं तो उसको मैच करना, और फिर उसके बाद ये सेकंड पॉइंट है कि भाई कोई आपने कैश क्रेडिट का लिमिट वगैरह या फिर कोई भी आपने ऐसे वर्किंग कैपिटल का लिमिट वगैरह लेके रखा है या नहीं। तो 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड पॉइंट क्या बात करता है, थर्ड पॉइंट बात करता है लोन के बारे में। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर अगर कंपनी ने कोई भी इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन एंड एडवांसेस दे के रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे लोन देने की बात की गई है, तो किसको, चाहे कंपनी को, चाहे फर्म को, चाहे LLP को, या किसी भी अदर पार्टीज़ को, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, तो ये वाला पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, क्या बोला हुआ है, सबसे पहले तो आपको क्या बताने जाना है, आपको बाइफरकेट करना है। बाइफरकेट किस चीज़ से करना है कि आपने कितना सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट को देके रखा है आपने। सबसे पहले तो ये, ठीक है, एग्रीगेट अमाउंट बताओगे ड्यूरिंग द ईयर, और बैलेंस शीट पे जो आउटस्टैंडिंग बचा है वो, उसको बाइफरकेट करोगे, एज वेल एज अदर देन सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट को कितना देके रखा है वो। तो सबसे पहले तो ये बताना है। अच्छा, अगर मेरा बिजनेस ही लोन देने का है तो क्या बताने जाऊँगी क्या, नहीं, तो नहीं बताने जाना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, क्या आपने जो लोन दिया है क्या उसके टर्म्स और कंडीशन कंपनी के इंटरेस्ट में प्रीजुडिशियल तो नहीं है, मतलब कंपनी के इंटरेस्ट के हिसाब से है या नहीं है, वो आपको देखना है। देन उसके बाद आपने शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बना के रखा है या नहीं बना के रखा है, एंड क्या वो अपना रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली रिसिप्ट हो रहा है रेगुलरली या नहीं हो रहा है, वो देखने जा रहा है। ठीक है, अगर ईयर एंड पे आपका जो अमाउंट है वो ओवर ड्यू है तो आपको वो अमाउंट बताने जाना है, अगर वो 90 डेज से ज़्यादा ओवर ड्यू होगा तो। ठीक है, और कंपनी ने क्या स्टेप्स लिए हैं उसको रिकवरी करने के लिए, वो आपको बताने जाना है। इनफैक्ट इन केस अगर आपका जो लोन है ना, जो आपने पहले दिख के रखा था,
बाद में आपने क्या सामने वाली पार्टी ने क्या करा दिया, उसको रिन्यू करा दिया, एक्सटेंड करा दिया और फ्रेश लोन ग्रांट कर दिया। और अभी भी हमारा एक्सटेंडेड लोन, जो पुराना लोन था ना, वो तो एग्जिस्टिंग लोन, वो तो अभी क्या है हमारा ओवरड्यू था ही, उसके बदले में क्या कर दिया, उसको रिन्यू करा दिया। अगर ऐसा सारा सिचुएशन हो रहा है तो भी आपको बताने जाना है कि भाई कितने अमाउंट का ऐसा लोन है जो रिन्यू कराया गया है और कितना परसेंटेज है जो आपने ऐसे कन्वर्ट कराया। ठीक है, टोटल लोन का कितना ऐसा परसेंटेज है जो आपने क्या कन्वर्ट कराया। अगेन अगर लोन का पॉइंट है तो अगर कंपनी का बिजनेस ही लोन वगैरह है लाइक NBFC वगैरह, तो उनको ये सारा इन्फॉर्मेशन नहीं देने जाना है। ठीक है, और टोटल में कितने पॉइंट करे हमने, 4 पॉइंट। पहला एक तो बाइफर्केशन देना है, क्या सब्सिडरी है और कितना नॉन सब्सिडरी वगैरह को दिया हुआ है। सेकंड, टर्म्स एंड कंडीशन, रीपेमेंट शेड्यूल 90 डेज से ज़्यादा, और उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, इसको रिन्यू कराया या नहीं कराया। ठीक है, फिर एक लास्ट पॉइंट आता है कि आपका क्या, आपने जो लोन देख के रखा है उसमें कितना लोन ऐसा है जो रीपेबल ऑन डिमांड है, मतलब जब मांगेंगे हम तब दे देना, ऐसा वाला कितना लोन है। और ऐसे लोन जिनमें आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन नहीं करके रखे हैं रिलेटेड टू रीपेमेंट, कि भाई कब रीपे करोगे, क्या करोगे, ऐसा। तो आपको क्या बताने जाना है, फिर आपको परसेंटेज बताने जाना है कि भाई ऐसा कितना लोन है, उसका परसेंटेज बताने जाओ। एज वेल एज आप इसका भी परसेंटेज बताने जाओ कि आपने कितना प्रमोटर और उनके रिलेटेड पार्टीज़ को देख के रखा है। तो 4th पॉइंट किसके बारे में बात करता है, तो लोन गिविंग के ये 6 पॉइंट्स के बारे में बात करता है। देन इसका क्लॉज नंबर 4, कारो का क्लॉज 4 क्या बात करता है, तो ये बात करता है कि सेम अपने ऊपर लोन देने की बात की गई थी, तो उसके 2 सेक्शंस लगते हैं, सेक्शन 185 और 186 कंपनीज एक्ट के। तो क्या आपने वो कंप्लाई किए हैं या नहीं करे, दिस इज़ पॉइंट नंबर 4। देन पॉइंट नंबर 5 में क्या आ जाता है, पॉइंट नंबर 5 में आ जाता है डिपॉजिट्स की बात, कि भाई आपने कोई डिपॉजिट्स लेके रखे हैं, तो जो भी RBI के डायरेक्शंस हैं वो इशू होके रखे हैं कि आपने उसको फॉलो किया या नहीं किया। इसका सेक्शन लगता है कंपनीज एक्ट का 73 to 76, वो आपने फॉलो किया या नहीं किया। अगर नहीं तो क्या आपने किस नेचर का कॉन्ट्रवेंशन किया था, क्या कोई ऑर्डर पास हुआ है आपके अगेंस्ट में, बाय कंपनी लॉ बोर्ड या फिर NCLT, RBI, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, तो आपको वो सारी चीज़ें क्या करना है, फिर बताने जाना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। पहला था PPE, सेकंड था इन्वेंट्री, थर्ड था लोन देना, फोर्थ था हमारा उसी से रिलेटेड सेक्शंस कंप्लाई करना, देन फिफ्थ था हमारा डिपॉजिट्स को कंडीशंस के हिसाब से फुलफिल किया या नहीं। फिर 6 पॉइंट क्या बात करता है कि क्या कंपनी को हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत है या नहीं है। एक सेक्शन 148 लगता है हमारा कॉस्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि कुछ कंपनीज़ को क्या करना है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो यहाँ पे आपकी सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि आपको चेक करना है कि वो वाले अकाउंट्स को, रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। आपको सिर्फ एक जनरल व्यू लेना है। ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट की बात नहीं की गई है, खाली कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात की गई है। दिस इज़ पॉइंट नंबर 6। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 7 आता है। 7 में क्या बोला गया है कि 7 से आपने कैसे याद रख सकते हैं, 7 से आपने याद रख सकते हैं 7 से स्टैट्यूटरी ड्यू। 7 में क्या बोला गया है कि आप क्या कर रहे हो, इसमें 2 पॉइंट्स हैं बेसिकली। पहला है एक ऐसे ड्यूज़ जो नॉट डिस्प्यूटेड है, पर हाँ मतलब आप मना नहीं कर रहे कि आपको नहीं देना, पर हाँ बाकी है, और वो जो अमाउंट बाकी है ना वो 6 महीने से ज़्यादा बाकी है, तो फिर आपको बताने जाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि भाई आप रेगुलरली डिपॉजिट कर रहे हो, आप रेगुलर हो या नहीं हो डिपॉजिट करने में स्टैट्यूटरी ड्यूज़ को। अब किसके, कोई भी एक्ट हो सकता है, जैसे GST हुआ, PF हुआ, ESIC हुआ, इनकम टैक्स हुआ, वो सारी चीज़। ठीक है, और अगर आपके बाकी है तो फिर आपको बताने जाना है कि कितना बाकी है ऑन दी लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च को कितना अमाउंट आपका बाकी था, और फॉर द पीरियड ऐसा 6 महीने से ज़्यादा से भी ज़्यादा बाकी है। मतलब लेट्स से सितंबर से पहले का कोई ड्यू है और आपने मार्च तक भी पे नहीं किया, तो फिर आपको वो रिपोर्ट करने जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया अनडिस्प्यूटेड, मतलब आप बोल रहे हो कि बाकी है, खुद से बोल रहे हो। सेकंड, डिस्प्यूटेड, मतलब ऐसा कोई स्टैट्यूटरी ड्यू है जो आप डिपॉजिट नहीं कर रहे हो। ठीक है, और क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप बोल रहे हो कि भाई मैं तो दूंगा ही नहीं, तो वो बताना है फिर ऐसा कौन सा अमाउंट है, कितना अमाउंट है, कौन से फोरम पे वो बाकी चल रहा है और डिस्प्यूटेड चल रहा है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सब हुआ हमारा। अच्छा, ये क्योंकि यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट वाला पॉइंट आ गया कि भाई गवर्नमेंट की कोई ड्यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे और भी चीज़ें लग सकती हैं, जैसे इंडेस 37 का हम रेफरेंस दे सकते हैं, इंडेस 29 का रेफरेंस, AS 29 का रेफरेंस दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ प्रोविज़न के बारे में बात करता था। इसके अलावा हम SA 250 की बात कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपना यही बोला गया था ना कि अपने कोई लाइबिलिटी वगैरह बाकी है, तो लॉ एंड रेगुलेशन वाला पॉइंट बोला गया था, तो हम वो सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं। हम रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो हम बताएंगे कि भाई ये एक्ट है, इतना अमाउंट बाकी है, इस पीरियड का बाकी है, और इस फोरम में क्या चल रहा है, इसका डिस्प्यूट चल रहा है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर पूरा रिपोर्टिंग करने जाएंगे।
ठीक है। दिस इज़ पॉइंट नंबर 7। देन पॉइंट नंबर 8 आता है। 8 में क्या बोला गया है? 8 में बोला गया है कोई भी आपने अनरिकॉर्डेड इनकम है, अनडिस्क्लोज इनकम है, आप वो गवर्नमेंट को बताने जा रहे हो। ठीक है, आपने बता दिया, अपने बता ही सकते हैं ना, इस पर इनकम टैक्स आपने बोला हुआ है कि अगर आपको कोई अनडिस्क्लोज इनकम बतानी है तो बता दो। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड नहीं की गई है और आपने डिस्क्लोज किया इनकम में एज अ इनकम, तो फिर आपको क्या करने जाना है, उसका प्रॉपर देखने जाना है कि भाई प्रॉपर फिर रिकॉर्ड हो जानी चाहिए बाद में जाके इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड इनकम की बात करता है यहाँ पे। हमारा फ्रॉड वाला थोड़ा सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पे ऐसे 240 भी लग सकता है। ठीक है, दिस इज़ पॉइंट नंबर 8। फिर पॉइंट नंबर 9 आता है। पॉइंट नंबर 9 देखो, अपना जो पॉइंट नंबर क्या बोलते हैं, अपना पॉइंट नंबर जो 3 था वो लोन देने की बात कर रहा था। पॉइंट नंबर 9 हमारी बात कर रहा है लोन लेने की। ठीक है, तो इधर में क्या बोला गया है, क्या कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट किया है क्या लोन में या फिर किसी दूसरे बोरिंग के रीपेमेंट में, चाहे उसका इंटरेस्ट हो या फिर कुछ भी। ठीक है, तो आपको वो बताने जाना है। तो फिर आपको बताना है किस पीरियड के लिए आपने डिफ़ॉल्ट करा, कितने अमाउंट के लिए आपने डिफ़ॉल्ट करा, एज वेल एज आप बताने चाहोगे कि किस नेचर की बोरिंग थी, किसने आपको दिया। ठीक है, कितना अमाउंट है जो पे नहीं हुआ है, क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, और कितने नंबर ऑफ डेज से वो क्या चल रहा है, डिले चल रहा है, तो वो बताओगे। ठीक है, क्या किसी ने आपको, किसी बैंक ने, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको विलफुल डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है क्या, कि भाई ये तो ऐसे ही करते हैं तो देते नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ है क्या। और आप ये बताओगे क्या कहीं ऐसा तो नहीं है आपने लोन लिया किसी पर्पज़ के लिए और उसको यूज़ आप किसी और पर्पज़ के लिए कर रहे हो। तो अगर ऐसा है तो आपको वो भी रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आपने लोन को क्या कर दिया, डाइवर्टेड कर दिया, आपने उसको एग्जैक्ट अपने पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करा। फिर आपको बताना रहेगा क्या आपने कोई शॉर्ट टर्म के लिए लोन रेस किया और आपने उसको यूटिलाइज़ कर लिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो आपको बताना रहेगा। ठीक है, क्या कंपनी ने लोन लेकर, लेट्स से ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कंपनी ने लेट्स से लोन उठाया कहीं से और वो जो लोन उठाया ना वो अपने सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स के ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए उठाया और आप लेट्स से लोन लिया और उन लोगों को दे दिया, क्या ऐसा तो नहीं हुआ है ना। देन उसके बाद क्या बोला हुआ है कि कंपनी ने लोन उठाया है और कैसे उठा लिया, कि अपने सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट के सिक्योरिटीज़ को प्लेज करके उठा लिया, मतलब उनकी सिक्योरिटीज़ रखी थी उनको गिरवी रख दी और फिर उससे लोन उठा लिया। तो ऐसा तो नहीं किया ना। तो पॉइंट नंबर 9 ये 6 पॉइंट के बारे में बात करता है। सबसे पहले लोन, वहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में था लोन देने की बात, यहाँ पे लोन लेने की बात। तो सबसे पहले आपने डिफ़ॉल्ट किया, आप विलफुल डिफ़ॉल्टर हो, कोई दूसरा पर्पस, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। उसके बाद एसोसिएट, सब्सिडरी और जॉइंट जेवी के लिए उठाना लोन, फिर उसके लिए उनकी सिक्योरिटीज़ को प्लेज करके उठाना लोन। तो ये सारी बात की गई है। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 10 आता है। पॉइंट नंबर 10 में क्या बात किया गया है, क्या आपने मनी रेज किया है बाय इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर। और सबसे पहले तो ये बताने जाओ ड्यूरिंग द ईयर क्या आपने कुछ ऐसा किया है क्या। अगर नहीं तो आपको अच्छा, क्या आपने जो मनी रेस किया है ड्यूरिंग द ईयर वो आपने उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया है या नहीं किया है। उसके बाद अगर आपको डिटेल्स बताने जानी है कि अगर आपने डिले किया है या डिफ़ॉल्ट किया है या सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन किया है, तो वो सब बताने जाना है। ठीक है, 10 में ये आ गया। एज वेल एज यहीं पे हमारी बात हो जाती है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में, शेयर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर के ऊपर। ठीक है, तो सेम आपको बताना है कि आपने उनको सेम पर्पज़ के लिए यूज़ किया होना चाहिए जिसके लिए आपने उसको रेस किया है। ठीक है, अगर नॉट तो फिर आपको डिटेल्स बतानी है और आपने क्या नॉन कंप्लाइंस किया वो सब बताने जाना पड़ेगा, कितने अमाउंट आपने ऐसा यूज़ किया हो। तो दीज आर हमारे स्टार्टिंग के 10 पॉइंट्स। देन 11 पॉइंट क्या बात करता है, 11 याद रख सकते हो ऐसे, 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को पकड़ लिया क्योंकि उसने फ्रॉड किया था, तो 11 से फ्रॉड याद हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉड क्या है, बाय एनी कंपनी। ठीक है, फ्रॉड की बात की गई है, किसी भी कंपनी ने हमारी कंपनी के ऊपर किया हो या फिर हमने किसी के ऊपर किया हो, तो दोनों ही चीज़ यहाँ पे कवर है, फ्रॉड बाय द कंपनी और फ्रॉड ऑन द कंपनी। तो अगर आपने कुछ भी ऐसा नोटिस किया या आपको किसी ने रिपोर्ट किया तो वो आपको बताने जाना है। ठीक है, कितने अमाउंट का है, क्या नेचर का है, वो सब। देन सेकेंड पॉइंट बोला हुआ है कि एज़ पर सेक्शन 143 अगर ऑडिटर ने क्या कोई फ्रॉड रिपोर्ट किया था, ADT 4 के अंदर जाके करते थे ना हम, कि भाई अगर किसी भी एम्प्लॉय या ऑफिसर ने फ्रॉड किया हो कंपनी पे तो हमें रिपोर्ट करना रहता था 1 करोड़ से ऊपर। तो अगर वैसा कुछ है तो हमें यहाँ पे बताने जाना है। यहाँ पे एक्चुअल फ्रॉड की बात की गई है फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर, सस्पेक्टेड फ्रॉड की बात नहीं की गई है। ठीक है, सारे फ्रॉड रिपोर्ट हो जाएंगे इनडायरेक्टली। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट है विसल फ्लोअर कंप्लेन क्या होता है, क्या कंपनी में किसी को लगा कि भाई कोई एम्प्लॉय वगैरह उसको लग रहा है कि यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, तो वो चाहे तो जाके कंप्लेन कर सकता है। तो क्या ऐसी कोई कंप्लेन हुई है क्या। तो 11th पॉइंट हमारा बात करता है फ्रॉड के बारे में। ठीक है, देन उसके बाद 12th पॉइंट आता है। 12th पॉइंट में क्या बोला गया है,
निधि कंपनी के लिए बात की गई है। निधि कंपनी में 3 पॉइंट बोले गए हैं। सबसे पहला, आपके जो नेट ओन फंड टू डिपॉजिट का रेशियो है वो आपका 1:20 होना चाहिए ताकि आप लाइबिलिटी मीट कर पाओ। दूसरा, उसके बाद आपको अन इनकम टर्म डिपॉजिट रखना है अपने पास और उसका 10% रखना है ताकि सेम लाइबिलिटी मीट कर पाओ। उसके बाद आपने कहीं डिफ़ॉल्ट तो नहीं कराना कोई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट या रीपेमेंट करने में, तो ये 3 पॉइंट बात करे गए हमारे निधि कंपनी के बारे में। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 में बोला गया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। 2 सेक्शन लगते हैं, सेक्शन 177 और 188। तो वो उसके हिसाब से आपने सारे ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज किया या नहीं किया, तो नेक्स्ट बात की गई है वो। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 में बात किया गया है इंटरनल ऑडिट के कारण। क्या भाई कंपनी ने अपने यहाँ पे इंटरनल ऑडिट का सिस्टम अच्छे से बना के रखा है या नहीं बना के रखा है, डिपेंड एज पर द साइज और नेचर ऑफ द बिजनेस। और क्या जो रिपोर्ट है इंटरनल ऑडिटर की वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने कंसिडर की है या नहीं करी है अपना रिपोर्ट देते टाइम, तो ये ठीक है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15 क्या बोलते हैं कि भाई क्या डायरेक्टर या फिर कोई इंसान जो कनेक्टेड है डायरेक्टर से, क्या वो कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन में आया है कंपनी के साथ। हमने एक एग्जांपल भी देखा था, लैंड के बदले में लैंड ले ली थी, तो दैट इज़ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। बार्टर सिस्टम हो रहा है डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर के साथ, तो वहाँ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करने जाना है। दैट इज़ पॉइंट नंबर 15। यहाँ पर सेक्शन 192 भी लग जाएगा कंपनीज एक्ट का, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 में क्या बोला हुआ है, क्या कंपनी को एज़ पर आरबीआई के रूल के हिसाब से रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है, अगर है तो क्या उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया या नहीं। देन इसके बाद क्या कंपनी कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और हाउसिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो काम नहीं कर रही है, तो वो बताया है एज़ पर आरबीआई, अगर वैसा है तो वो बताओ। इसके बाद कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, क्या कंपनी जो है वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है और क्या वो एग्जम्प्टेड है और अनरजिस्टर्ड है एज़ पर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी वाला, वो सब उसको फुलफिल हो रहा है या क्राइटेरिया, वो बताओ। क्या ग्रुप के अंदर एक से ज़्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है या नहीं है। तो पॉइंट नंबर अपना ये वाला 16 सारा यही बात करता है, क्या आरबीआई के सबसे रजिस्ट्रेशन लेना है नहीं लेना है एनबीएफसी वगैरह का, तो वो सब। पॉइंट नंबर 17 आता है कोई कैश लॉस हुआ क्या, तो वो बताने जाना है। अगर आपको कोई कैश लॉस हो रहा है इन द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, और इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपको बताना है और उसका अमाउंट भी बताना है कि कितना हुआ, ठीक है। देन इसके बाद हमारा आता है पॉइंट नंबर 18। पॉइंट नंबर 18 में क्या बोला है, क्या कोई रेजिग्नेशन हुआ है क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ड्यूरिंग द ईयर। अगर हुआ है तो फिर आप क्या इश्यूज़ थे, क्या ऑब्जेक्शंस थे और क्या कंसर्न थे वो रेज़ किए गए हैं क्या ऑनगोइंग ऑडिटर के द्वारा या नहीं, तो वो देखना है। फिर इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 19 में क्या बोला गया है, आपको चेक करने जाना है कि फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी और अदर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे या फिर एज वेल एज ऑडिटर की नॉलेज के बेसिस पे कि जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट के जो भी जैसे भी प्लान है उनको देख के हमें कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट होती है ऐसा तो नहीं लग रहा है ना, तो वो हमें देखने जाना है। जब भी आप देखने जाओ जो भी बैलेंस शीट का डेट है वहाँ से एक साल के अंदर देखो कि भाई कोई ऐसा मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है कि नेक्स्ट 1 ईयर में जो भी लाइबिलिटी आने वाली है वो कंपनी पे ऑफ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो वो आपको चेक करने जाना है 19 पॉइंट में। देन 20 पॉइंट आता है। 20 पॉइंट में क्या बोला गया है, CSR के बारे में बोला गया है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बोला गया है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को लेके कि भाई जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उसका आपका पैसा आपको कहाँ रखना है, स्पेशल अकाउंट में रखना है। बेसिकली सेक्शन 135 लगता है, वहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और उसके लिए CSR का पैसा है तो आपको 30 डेज़ के अंदर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से आपको क्या करना रहता है, उसको अनस्पेंड CSR अकाउंट में डाल देना है और उसको 3 साल के अंदर खर्चा कर देना है। अगर 3 साल के अंदर खर्चा नहीं कर पाए तो 30 दिन के अंदर फिर उसको शेड्यूल 7 के हिसाब से आपको अकाउंट में डाल देना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो अभी तो आपको पैसा चाहिए नहीं, ठीक है, तो फिर उसको क्या बोला हुआ है कि 6 महीने के अंदर आप क्या करो, उसको शेड्यूल 7 के हिसाब से डिपॉजिट करा दो। तो ये दोनों पॉइंट्स की बात की गई है अपना क्लॉज नंबर 20 के अंदर। लास्ट में आता है हमारा क्लॉज नंबर 21 बात करता है जो हमारे CFS पे भी लगेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या कंपनी पर कारो लगा और उसके कारण कोई एडवर्स रिमार्क आया क्या, तो आप कारो की रिपोर्टिंग के टाइम पे CFS के में भी बता दोगे कि ये कंपनी के ऊपर ये एडवर्स रिमार्क आया है। क्या बोल रहे हैं, क्या कोई क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्स रिमार्क आया है क्या, तो आप जब रिपोर्टिंग करोगे कंपनीज़ की इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उस टाइम पे आप बता दोगे कि हाँ, और डिटेल बताओगे कि कौन सी कंपनी है, कौन सा पैराग्राफ है और किस पैराग्राफ में अपना ऐसा क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क आया है, ठीक है। देन ये हमारा पूरा हो गया कारो,
ठीक है। अब इसमें जैसे अपने 21 सेक्शन है तो वो 21 सेक्शन एक बार लर्न कर लेते हैं अपने। देखो 1 तो याद हो जाएगा, पीपी के बारे में बात करते हैं। 2 इंडेस 2 AS2 सब इन्वेंट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है वो 2 में है। देन 3 थर्ड डे इज़ द लेग डे मतलब लोन, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटी, ये सब के लिए। देन हमारा 4 डे है तो 4 डेज़ में भी हमारी लगेगी, तो 4 से हमारा वो कंटिन्यू हो जाता है कि भाई उसी के सेक्शंस के बारे में रिपोर्ट करना है। ठीक है, 1 से 4 तक में अगर आपने सब कुछ कर लिया, खर्चा वर्चा कर लिया, तो 5 में जाके क्या करोगे, डिपॉजिट करोगे, तो दैट इज़ 5। देन 6 को आपको पेपर 6 पेपर देने के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड को बाहर निकाल दिया, कॉस्टिंग को बाहर निकाल दिया, तो वहाँ पे कॉस्टिंग आ जाएगा 6 से। देन 7 से स्टैट्यूटरी ड्यूज़, तो स्टैट्यूटरी ड्यूज़ की बात की गई है। फिर उसके बाद 8 से इनकम टैक्स अथॉरिटी वालों ने लगा दी वाट, तो 8 से वाट ऐसे याद रख लोगे। देन 3 में हमने लोन दिया था, तो 9 में 3 का उल्टा पुल्टा करके 9 आ जाएगा, एंड उससे हमारा क्या हो जाएगा, लोन देना एंड लोन लेना। ठीक है, एंड फिर 10 में टन हमारा IPO लग गया। तो 1 to 10 ऐसे आपको याद करना है। फर्स्ट अपना क्या था, पीपी, सेकंड इंडेस, देन उसके बाद इन्वेंट्री की बात हो गई, देन उसके बाद लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट्स देना, अगेन उसी के रिलेटेड सेक्शंस। देन उसके बाद हमारा आ गया डिपॉजिट्स, देन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, देन स्टैट्यूटरी ड्यूज़, देन उसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटी, देन उसके बाद लोन लेना, एंड देन फिर IPO, FPO और वो सारी बात आ जाएगी। ठीक है, फिर 11 से एक सीक्वेंस कहानी जैसे याद हो जाएगा। 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को पकड़ रही क्योंकि उसने फ्रॉड किया, तो उसके लिए 11 से फ्रॉड। देन 12 से निधि आएगी, ऐसा याद रख सकते हो, तो 12 बजे निधि आएगी, तो 12। ठीक है, और फिर 13 में रिलेटिव ने हमें पकड़ लिया, तो निधि आई, फिर रिलेटिव्स ने पकड़ा और उन्होंने हमारा इंटरनल ऑडिट करना चालू कर दिया कि भाई कहाँ क्या कैसे ऐसा। तो अपना 12 बजे निधि आई, 13 में रिलेटिव ने पकड़ा, 14 में इंटरनल ऑडिट करने लगे, 15 में पता चला रिलेटेड पार्टी के साथ हमारा कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ है। तो रिलेटेड पार्टीज़ आए थे ना, उन्होंने जिन्होंने हमें पकड़ा है रिलेटिव्स ने, तो उनके साथ हमें पता चला हमारा कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ, कैश का इशू हुआ, तो फिर हमें RBI को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि कैश देगी तो कौन देगी, RBI देगी, तो फिर RBI। तो अपना देखो सीक्वेंस कैसे हुआ, 12 में निधि आई, 13 में रिलेटिव्स आए, 14 में रिलेटिव्स ने पकड़ लिया था, देन 14 में हमारा क्या हुआ, इंटरनल ऑडिट चालू हो गया। फिर इंटरनल ऑडिट चल रहा था, तो वहाँ पता चला कि कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ है रिलेटिव्स के साथ। क्योंकि रिलेटिव्स के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, तो फिर हमें RBI को बुलाना पड़ेगा वो कैश का हिसाब करने के लिए। तो इस तरीके से हमारे 16 हो गया। देन RBI से कैश लेके हमने फिर क्या कर दिया, कैश लॉस कर दिया, दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पॉइंट नंबर 17। देन क्योंकि कैश लॉस हुआ है तो ऑडिटर रेजिग्नेशन लेके चला जाएगा, दैट इज़ पॉइंट नंबर 18। ठीक है, क्योंकि ऑडिटर रेजिग्नेशन लेके चला गया तो इट माइट इफेक्ट गोइंग कंसर्न, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी तो नहीं है, दैट इज़ योर पॉइंट नंबर 19। ठीक है, तो 12 to 19 पूरा कहानी जैसा है। 12 निधि, 13 रिलेटेड पार्टी, 14 इंटरनल ऑडिट, 15 उसके बाद हमारा नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ। देन उसके बाद आएगा हमारा 16 जिसमें हमें कैश का हिसाब करने के लिए RBI को बुलाना पड़ेगा, तो वो। देन 17 RBI से हमने जो कैश लिया हिसाब करवाया, उसके बाद हमने क्या देखा कि कैश लॉस हो गया, तो दैट इज़ योर पॉइंट नंबर 17। कैश लॉस हुआ तो ऑडिटर ने रेजिग्नेशन मार दिया, दैट इज़ पॉइंट नंबर 18। ऑडिटर ने रेजिग्नेशन मारा तो हमारे मटेरियल अनसर्टेनिटी हो सकती है, गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट आ सकता है, तो दैट इज़ योर पॉइंट नंबर 90। ठीक है, 20 ईजी है अपना CSR, और 21 CFS के रिपोर्ट के बारे में बात करता है, तो वो। तो इस तरीके से हमारे टोटल 21 क्लॉजेस हो गए।